माय चैनल स्टडी विद मौसम। और आज की इस वीडियो में हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल के इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल के पहले वीडियो को भी हमने बनाया है और ये दूसरी वीडियो है और इसमें हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल के इम्पोर्टेंस को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है मैनेजमेंट प्रिंसिपल के इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, means it acts as a guideline for the managers. This principle improve knowledge, ability and understanding of manager. It helps manager to learn from mistake and take right decision at right time. मीन्स हम लोग ये तो जानते हैं कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है वो एज अ गाइडलाइन काम करता है मैनेजर्स के लिए। ओके वो एक गाइडलाइन होता है जो मैनेजर्स को हेल्प करता है कोई भी डिसीजन या फिर कोई भी सिचुएशन में अगर मैनेजर्स फंसे हैं तो उससे निकलने में मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प करता है। तो ये तो हो गया कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल एज अ गाइडलाइंस होता है मैनेजर के लिए और ये इम्प्रूव करता है मैनेजर्स के एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज को, ताकि जो मैनेजर्स हैं वो अपने मिस्टेक से ये लर्न कर पाए कि उन्हें कैसा डिसीजन लेना है, कब किस तरह का डिसीजन लेना है, और ताकि वो ये समझ सके कि वो राइट टाइम में राइट डिसीजन ले पा रहे हैं या नहीं। सो ये जो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो मैनेजर्स को हेल्प करता है कि वो अपने मिस्टेक से लर्न कर पाए, वो ये समझ पाए कि हम राइट डिसीजन ले रहे हैं राइट टाइम में। ओके ये ऑल्सो उनके एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज को बढ़ाता है, इसीलिए ये एज अ गाइडलाइन उनके लिए काम करता है। ओके फर्स्ट पॉइंट तो ये हमने समझ लिया। आइए चलते हैं अब सेकंड पॉइंट की तरफ। तो सेकंड पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स it insists on planned activity and systematic organization of man and material. Principles are designed to get maximum benefit from human efforts and other resources. Means यहाँ पे जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होती है वो इंसिस्ट करती है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एक्टिविटी हो वो प्लान्ड हो और ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिकली चले, चाहे वो मैन के लिए हो या फिर अदर रिसोर्सेज के लिए हो। वो प्रिंसिपल को इस तरह से डिज़ाइन करती है कि जितने भी मैन या फिर अदर रिसोर्सेज हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए कंपनी को। तो यहाँ पे नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो और ज़्यादा से ज़्यादा मैन एंड मटेरियल से मैक्सिमम प्रॉफिट हो पाए। ओके तो ये हो गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड वन इज साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन मीन्स व्हाट? मैनेजर्स हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजन एवरी डे, सो दे नीड टू यूज रिसोर्सेज इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर एंड दे मस्ट यूज रिसोर्सेज वेरी केयरफुली। अब हम लोगों को ये तो पता है कि एक मैनेजर को हर डे बहुत सारे नंबर ऑफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, इस डिपार्टमेंट के उस डिपार्टमेंट के, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अलग अलग डिसीजंस को लेना पड़ता है। तो कोई भी मैनेजर को ये माइंड में अच्छे से सेट करना होता है कि उसके कंपनी में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो उनका बेस्ट यूज़ हो, उनके रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, ताकि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प करता है साइंटिफिक डिसीजन लेने में कि जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल है कंपनी में उनका बेस्ट यूज हो सके और नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस हो सके, और उन्हें जो रिसोर्सेस का बहुत केयरफुली यूज़ करना पड़ता है ताकि आगे चल के रिसोर्सेस की स्कैसिटी ना हो ऑर्गेनाइजेशन में। ओके तो ये एक साइंटिफिक डिसीजन भी होता है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल इसमें भी हेल्प करता है। फोर्थ वन इज
मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स मीन्स क्या? अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि हमें एनवायरमेंटल चेंज के साथ साथ अपने प्रिंसिपल में भी थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहिए, तो वो अकॉर्डिंग टू द नीड चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, डे टू डे चेंज होते रहता है, तो ये नेसेसरी हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो अपने प्रिंसिपल को मॉडिफाई करे, चेंज करे, ताकि वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सरवाइव कर सके और प्रॉफिट को अर्न कर सके। तो ये तो हो गया फोर्थ पॉइंट। आए चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को ये फंक्शन को कैरी करना होता है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। तो इसमें इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है ये देखते हैं। इन दिस फंक्शन मेजर प्लान्स एंड पॉलिसीज आर फॉर्म। इट इज गाइडलाइन एंड बेस्ड to form various administrative policy to have systematic working in organization। मीन्स ये जो फंक्शन होता है इसमें बहुत सारे मेजर प्लान्स एंड पॉलिसीज को बनाया जाता है, और मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है वो गाइडलाइन तो होता है, ये हम जानते हैं, और साथ ही साथ मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक बेस प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को बनाने में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक वर्किंग हो सके, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिस्टमैटिक वर्क कर सके। तो यहाँ पे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमैटिकली रन करवाने में या फिर सिस्टमैटिकली वर्क कराने में इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, किस तरह से ये हेल्प करता है? ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी एज बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन यूज रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइड मैनेजर्स टू परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सब ये जानते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, वो रिसोर्सेज कहाँ से लाती है? सोसाइटी से ही तो लाती है, और उस रिसोर्सेज को जाके बेचती भी कहाँ है? तो सोसाइटी में ही जाके बेचती है। हम सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, सोसाइटी के पीपल को लाके अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाते हैं, फिर जितने भी यूनिट प्रोड्यूस हुए उसे जाके हम सोसाइटी में ही बेचते हैं। तो सोसाइटी एक मेन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से हम रिसोर्सेज लेते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज को लेते हैं और फिर अपने प्रोडक्शन को जाके बेचते भी है। तो सोसाइटी हमारे लिए बहुत सारी चीज़ करती है, तो हमारा भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम भी सोसाइटी के नीड्स को फुलफिल करें। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को ये ज़रूरी होता है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करे। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करती है कि जितने भी मैनेजर्स हैं उनको ये गाइड करती है कि सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी को या फिर सोसाइटी के जो नीड्स हैं उनको वो अच्छी तरह से फुलफिल करे, सोसाइटी को नाराज़ ना करे, और सोसाइटी के जितने भी नीड्स हैं उसे वो फुलफिल करे। नेक्स्ट पॉइंट इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे हम लोग को फुलफिल कर सकते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को? तो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी एज बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन यूज रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइड मैनेजर्स टू परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। ओके, तो हम तो ये जानते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं वो सोसाइटी से ही आते हैं। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा करें। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो मैनेजर्स को गाइड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के नीड को फुलफिल करने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के
गोल को अचीव करने के साथ साथ हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी, सोशल नीड्स को भी फुलफिल करें। ओके, तो ये पॉइंट तो हो गया। अब लास्ट वन इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। इसमें क्या होता है? दिस प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन साइंटिफिक जजमेंट एंड लॉजिकल थिंकिंग so that this principle act as a base of doing research and development in the management study. It is done to get more and more knowledge to the generation. अब इसमें क्या होता है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं वो स्ट्रेस देते हैं, दबाव देते हैं कि जितने भी साइंटिफिक रिसर्च हो रहे हैं या फिर जितने भी रिसर्च प्रोसेस हो रहे हैं वो साइंटिफिक जजमेंट और लॉजिकल थिंकिंग के बाद ही उन प्रिंसिपल्स को बनाया जाए या फिर उन प्रिंसिपल को डेवलप किया जाए, ताकि जो ये प्रिंसिपल है वो एक बेस हो, एक बेस बन पाए रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए और मैनेजमेंट स्टडी के लिए। ये एक बेस बन पाए और जितने भी आने वाले जनरेशन हैं उनको ये हेल्प करे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने में। इसीलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है वो फोर्स करता है कि जो मैनेजमेंट है वो ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च को इन्वॉल्व करे मैनेजमेंट स्टडी में। ओके, तो ये तो हो गए सारे इम्पॉर्टेंस मैनेजमेंट प्रिंसिपल के। इसकी बाद वाले वीडियो में हम फ्यूल्स के प्रिंसिपल को देखेंगे कि फ्यूल्स के मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं। इस वीडियो में मैं फ्यूल्स के मैनेजमेंट प्रिंसिपल को नहीं बताऊंगी क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि इस वीडियो में आधे फ्यूल्स के प्रिंसिपल आए और आधे दूसरी वीडियो में आए। तो उसका एक होल वीडियो में बनाऊंगी क्योंकि टोटल 14 प्रिंसिपल होते हैं फ्यूल्स के। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी। ओके।